हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द लीगल एज आफ्टर कॉलेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष श्रीवास्तव एंड आई एम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एट एलईएसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एलईएसी आप लोगों के लिए लेके आया है एक आरबीआई मास्टर क्लास, जिसमें हम लोग आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्चुअली समझा रहे हैं। और इसी सीरीज के अंतर्गत मैं अपना तीसरा यूट्यूब वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के साथ, जो है सेक्शन 43 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। ये सेक्शन 43 कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये बताना मुझे जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियरिटी से पढ़ के जाते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यू कैन इजिली अप्रोच दिस क्वेश्चन। चलिए इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 43 बेसिकली, सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको बता रहा है कि अगर एक अनऑथराइज पर्सन एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो उस केस में उस पर्सन की क्या राइट्स और क्या लाइबिलिटी हो सकती है। चलिए बिना देर किए इस सेक्शन को समझते हैं। इस सेक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूं। इस एग्जाम्पल को बहुत गौर से देखिएगा। एक पर्सन है रोहन नाम का, जो कि है ये पर्सन। ओके, ये पर्सन एक हिंदू होता है और ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर मोहन। ठीक है, एज यू नो कि हिंदू लॉ में जब आप एक फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं, उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो फादर की प्रॉपर्टी है, वो आप फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। ठीक है, चलिए। The person Rohan sells to other person whose name is Suresh three fields that is belong to his father X, Y and Z. Okay, now he is Mohan, जो कि रोहन के फादर हैं। Rohan representing that Rohan is authorized to transfer the same. Basically यहां जो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। ये तीन प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की गई हैं, बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टी जो है, वो तीन में से जो दो प्रॉपर्टी हैं दैट इज बिलोंग टू रोहन, बट वन प्रॉपर्टी दैट इज जेड, ये अभी भी मोहन की ही प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टी रोहन ने इनहेरिट की है अपने फादर से, बट जो प्रॉपर्टी जेड है वो अभी भी फादर अपने पास ही रखे हुए हैं। ऑफ दिस फील्ड जेड डज नॉट बिलोंग टू रोहन, यानी रोहन ने ये प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली और एरॉर्नेसली तरीके से सुरेश को बेची है, यानी गलत अनऑथराइज पर्सन है रोहन, और ये प्रॉपर्टी उसने सुरेश को अनऑथराइजली बेची है। Of these fields, Z does not belong to Rohan, it having been retained by the Mohan on the partition। यानी जब पार्टीशन हुआ था उस दौरान रोहन के फादर यानी मोहन ने ये प्रॉपर्टी Z अपने पास ही रख ली थी। ठीक है, चलिए इससे हमें यह साबित हो गया कि ये जो तीन प्रॉपर्टी रोहन ने बेची हैं सुरेश को, इसमें से दो प्रॉपर्टी के लिए तो वो वैलिड ऑथराइज पर्सन है, ही कैन ट्रांसफर property X and property Y, but for property Z he is not an authorized person, यानी वो Z प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता था और उसने अनऑथराइज तरीके से इस प्रॉपर्टी को बेचा है। So we can easily conclude that Rohan is a person who transferred the property unauthorizedly। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बट ऑन मोहन्स डाइंग, रोहन एज लीगल heir obtain the field side, but eventually होता क्या है, आफ्टर सम टाइम द फादर दैट इज मोहन की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर द इन डेथ ऑफ द फादर, प्रॉपर्टी जेड ऑल्सो इनहेरिटेड बाय मोहन, यानी बीइंग अ हिंदू वो इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, चल नाउ सुरेश जो कि ये है, ये पर्सन सुरेश, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ ये जो सुरेश है इसको क्या राइट दिया गया है अंडर सेक्शन 43। नाउ ये पर्सन के पास एक राइट अराइज होता है, सुरेश नॉट हैविंग रिस्काइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल मे रिक्वायर रोहन टू डिलीवर जेड प्रॉपर्टी जेड टू हिम। नाउ सेक्शन 43 बेसिकली यहां पे एक राइट, एक अधिकार दे रहा है सुरेश को, दैट इज द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सबसिस्ट करता है, यानी
रोहन और सुरेश के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर और प्रॉपर्टी का था, वो अगर अभी भी सबसिस्ट करता है, यानी अब अभी भी कंटिन्यूटी में है, देन सुरेश में कंपेल रोहन टू ट्रांसफर द फील्ड जेड यानी प्रॉपर्टी जेड टू हिम, बिकॉज नाउ इवेंचुअली जो रोहन है उसने ये प्रॉपर्टी जेड इनहेरिट कर ली है अपने फादर से. Okay, this is the scenario which we will be talking in section number 43. यही scenario section number 43 में आप लोगों को देखना है. ठीक है, चलिए, ये है पूरा पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन. आप इस पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन से भी समझ सकते हैं कि सेक्शन 43 के इस एग्जांपल को मैंने किस तरीके से यहां पे डील किया है. अब मैं आपको सेक्शन 43 के इसेंशियल समझाता हूं. आप लोग ये एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 43 के इसेंशियल्स को समझिएगा. चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द इसेंशियल, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स डिकोड द प्रिंसिपल ऑन विच सेक्शन 43 इज बेस्ड. देखिए, आप लोगों को ये प्रोविजन, ये मैक्सिम आपको बेसिकली आपने कहीं ना कहीं देखा होगा और सुना होगा. इसके बारे में मैं आज आपको बता देता हूं. बेसिकली सेक्शन 43 इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल. यानी जो मैक्सिम है, जिस मैक्सिम के ऊपर आपका सेक्शन 43 बेस्ड है, वो है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल. आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑन विच मैक्सिम सेक्शन 43 इज बेस्ड. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज feeding the grant by stoppel. इसका मतलब क्या होता है सर? It means that if a person promises more than he can perform, अगर एक पर्सन अपने हैसियत से ज्यादा प्रॉमिस कर देता है and eventually then he must perform the promises when he has ability to do. यानी जब उसके पास ये एबिलिटी हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, इन दैट केस ही हैज टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस. बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि व्हाट सेक्शन 43 मींस, इसका मतलब होता है कि जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा. आपने वादा किया था प्रॉपर्टी सोल्ड करने का, इन दैट एग्जांपल प्रॉपर्टी जेड सोल्ड करने का आपने वादा किया था. इवेंचुअली वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है थ्रू इनहेरिट, आपने अपने फादर से इनहेरिट कर ली. नाउ यू हैव टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी. अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते, जो वादा किया था वो अब निभाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपने सेक्शन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो और इंगेजिंग बना सकते हो. तो इस तरीके से सेक्शन 43 को आप याद रखिएगा. चलिए, अब अपन देखते हैं कि जो प्रोविजन में सेक्शन 43 में जो प्रोविजन दिया गया है उसकी इसेंशियल्स क्या है. अब मैं आपको सेक्शन को ब्रेक डाउन करके बता रहा हूं कि प्रोविजन में क्या क्या दिया गया है. चलिए, सबसे पहले बात करते हैं द प्रॉपर्टी. फर्स्ट इसेंशियल है द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन. बेसिकली आपको अब ये देखना है, जो पहला इसेंशियल है आपके सेक्शन का, वो है कि द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन. आप इस इसेंशियल को ध्यान में रखते हुए उस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था. वहां पे जो अनऑथराइज्ड पर्सन था वो था रोहन, है ना. रोहन ने वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की थी वो एक अनऑथराइज पर्सन के हैसियत से की थी. सेकंड, देयर इज अ फ्रॉडुलेंट, और इसको ध्यान में रखिए, देयर इज अ फ्रॉडुलेंट और इरॉर्नस रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांसफरर. ट्रांसफरर हमारे एग्जांपल में कौन था? रोहन. रिगार्डिंग हिज राइट टू ट्रांसफर. बेसिकली रोहन ने अपना जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था, जो रिप्रेजेंटेशन किया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, वो एक फ्रॉडुलेंट और इरॉर्नस रिप्रेजेंटेशन था. ओके, चलिए. नाउ the third point is the transfer is for consideration. This is again a very important topic to note that the property जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो कंसिडरेशन यानी फॉर वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी. फोर्थ, द ट्रांसफर सब्सिक्वेंटली एक्वायर अथॉरिटी टू ट्रांसफर. यानी जो अनऑथराइज पर्सन है वो बेसिकली इवेंचुअली वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है. जिस प्रॉपर्टी को उसने अनऑथराइजली बेचा था वो इवेंचुअली उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है. ओके, यही हमने इस एग्जांपल में भी देखा था कि रोहन ने इवेंचुअली वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली थी अपने फादर से. चलिए, इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर सबसिस्ट, ट्रांसफरी जो हमारे एग्जांपल में सुरेश था, नाउ सुरेश में कंपेल द ट्रांसफरर जो कि रोहन था टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफर. यानी
अगर कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट रहता है, यानी जो रोहन और सुरेश के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था, इफ द कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट, यानी मीनवाइल अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या रिस्काइन नहीं किया जाता अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इस केस में आप बीइंग अ ट्रांसफरी, ही कैन कंपेल द ट्रांसफरर कि अब आप मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए, क्योंकि इवेंचुअली अब आपके पास प्रॉपर्टी आ गई है, नाउ यू हैव टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये है गाइस आपका सेक्शन 43 का एक कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी देखा। नाउ जो एक प्रोटेक्शन दी गई है बोनाफाइड ट्रांसफरी को इसी सेक्शन के अंदर, इसको भी समझ लेते हैं, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अपन को समझना चाहिए। प्रोटेक्शन फॉर दी बोनाफाइड ट्रांसफरी, बेसिकली एक पर्सन है बोनाफाइड ट्रांसफरी, ये वो पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी है। वही एग्जांपल को वापस आप ले लीजिए, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था रोहन का। रोहन ने ये प्रॉपर्टी सुरेश को बेची थी, ठीक है, और सुरेश को कैसे बेची थी? फ्रॉडुलेंट तरीके से, ओके, फ्रॉड करके ये अनऑथराइज तरीके से बेची थी ये प्रॉपर्टी। नाउ इवेंचुअली जब ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में सबसिस्ट था, चल रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट, मीनवाइल रोहन ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी, द फील्ड जेड, प्रॉपर्टी जेड, ये प्रॉपर्टी मीनवाइल रोहन एक थर्ड पर्सन को, यानी लेट्स से मोहित को बेच देते हैं। नाउ दिस पर्सन मोहित इज अ बोनाफाइड ट्रांसफरी, यानी बोनाफाइड परचेजर। ये एक बोनाफाइड ट्रांसफर ही है। व्हाई ही इज अ बोनाफाइड ट्रांसफर? बिकॉज ही, जो ये मोहित है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी थी, इनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, ही हैज नो नॉलेज अबाउट द राइट ऑफ सुरेश, सुरेश के राइट के बारे में, जो सेक्शन 43 सुरेश को राइट एक प्रोवाइड करता है, इस राइट के बारे में आप मोहित को, ही हैज नो नॉलेज अबाउट दैट राइट। नाउ ये मोहित को हमको प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे आइए समझते हैं। Proviso of this section protect the interest of the bona fide second transferee for a value without notice of the option of the first transferee। ठीक है, ये मोहित जो कि एक बोनाफाइड ट्रांसफरी है, इसके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे चलिए समझते हैं। द सेकेंड ट्रांसफरी, इन आवर केस मोहित, इन गुड फेथ in good faith has paid consideration and without notice of the option takes property before the option exercise। बेसिकली जो मोहित है ये रोहन से इन कंसिडरेशन ये प्रॉपर्टी जेड खरीद लेते हैं विदाउट एनी मैनिफाइड इंटेंशन, इवन विद द गुड इंटेंशन, एंड ही डज नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द राइट ऑफ सुरेश, उसको सुरेश के राइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। And before Suresh exercises his right, he purchases the property। Okay, now the second transferee does not affected by the first transferee's claim, यानी जो सुरेश का जो right है to claim the property back from Rohan, now he cannot exercise that right uh, from the Mohit। Now सुरेश मोहित से ये प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 43। ये है गाइस आपके सेक्शन 43 का पूरा ही कॉन्सेप्ट जो कि आज हमने बहुत डिटेल में समझा। आई होप ये क्लास, ये मास्टर क्लास ऑन आरबीआई लॉ ऑफिसर आप लोगों के लिए एक अच्छी सीरीज साबित हो रही होगी, जिससे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे होंगे। हम आपके साथ में लगे हुए हैं, बने हुए हैं, ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, जो जो आपके मार्क्स एक एक दो दो मार्क्स से जो आपको रह जाते हैं एग्जामिनेशन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, वो आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। इसी इंटेंशन के साथ मैं फिर से आऊंगा और नए कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और डेवलप होती जाए और आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।